अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि ओज़ो कंपनी में हमने अप्लाई किया है और हमने इसके ऐड देखे हैं। कुछ लोग जो नहीं अप्लाई कर रहे उनके लिए भी ये है कि आप लोग अप्लाई करें। अच्छा, जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओज़ो वाले इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो सिर्फ़ इसलिए भी ओज़ो में इंटरव्यू नहीं देते क्योंकि वो समझते हैं कि इंग्लिश हार्ड इंग्लिश में इंटरव्यू होगा और उनसे वो सवाल जो है वो उनके जवाब नहीं दे सकेंगे, या अगर किसी के पास जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, समझे एक्सपीरियंस लेटर किसी के पास नहीं है, तो इसलिए भी लोग नहीं लगाते। और कोई कहता है जी कंपनी हमें पासपोर्ट ही नहीं देती, तो फिर हम लोग इसमें प्रोसेस में सारे में इतना खर्चा भी करें, कंपनी में पासपोर्ट नहीं देती, हम कैसे वीज़ा लगा सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। मेन आज का हमारा ये टॉपिक है कि ओज़ो वाले इंटरव्यू कैसा लेते हैं और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं। आज से 2 साल पहले मैंने भी ओज़ो में इंटरव्यू दिया था और मैंने उसका ऑलरेडी व्लॉग भी अपलोड किया था। फिर मैंने उसमें क्वेश्चन उन्होंने क्या किए थे वो मैं उसमें बता नहीं सका। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओज़ो वालों ने जब हमसे इंटरव्यू लिया था, मैं भी गया था, मेरे साथ और भी 3-4 लोग गए थे और सब लोग जितने भी हम गए थे सब पास भी हुए। और आज हम सब लोग माल्टा में भी हैं। तो और रहते भी हम इधर आस-पास इकट्ठे ही हैं क्योंकि माल्टा छोटा सा कंट्री है, तो इधर सारे लोग आस-पास ही रहते हैं। ओज़ो वाले जो हैं वो जब आपकी सीवी सिलेक्ट हो जाती है, आप लोगों को एक मेल करते हैं। उस मेल में आपको इंटरव्यू की लोकेशन भी बताते हैं। जिस टाइम पे हमने इंटरव्यू दिया था और उसके बाद भी 3-4 बार जब ओज़ो वाले दुबई दोबारा गए हैं ना, तो उन्होंने फिर भी इंटरव्यू की लोकेशन वही रखी है। तो इंटरव्यू की जो लोकेशन होती है वो है दुबई में। उन्होंने हमसे लिया था डबल ट्री होटल हिल्टन में। इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे कि आपके काम के रिलेटेड, समझें कि अगर आपने लेबर के रिलेटेड अप्लाई किया है तो आपसे सिर्फ लेबर के सवाल पूछेंगे। वो भी आपसे सवाल टेक्निकल कुछ नहीं पूछते, वो आपसे ही पूछते हैं कि आप बताएं आप क्या क्या काम करते हैं। आपने अपनी काम की जो पोजीशन है और आप क्या काम करते हैं वो आपने पूरा खुद बताना होता है। वो जब आप बताते हैं अपनी इंग्लिश में, चाहे वो अच्छी ना भी हो, उसका मसला नहीं है इंग्लिश का, आप उनको जब बताते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हाँ इस बंदे ने काम किया है। तो इस बात से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटरव्यू तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अगर आपको सवाल नहीं भी आते, आपने अपनी जाके चीज़ उनको बतानी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो अगर सेटिस्फाई हो जाएँ तो वो आपको हायर कर लेते हैं। तो इस बात की आप टेंशन छोड़ें। बाकी इसके आगे बात है कि वो आपसे फ़ीस जो लेते हैं, फ़ीस की वीडियो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। जो आपको इन्होंने ख़र्चा जितना भी बताया है ना, ये ख़र्चा इतना नहीं होता, इससे ज़्यादा ख़र्चा होता है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे अंदर पेजेज़ हैं वो इन्होंने बताए नहीं है। वो जब आपने अपने पेजेस कंप्लीट करने होते हैं तो उसमें आपका और भी खर्चा लग जाता है। जो लोग भी अभी का ओज़ो का खर्चा देख के कह रहे हैं कि ये ज़्यादा है, ये आपसे इससे भी थोड़ा और ज़्यादा होगा, लेकिन ये फिर भी 15-16 हज़ार दिरहम तक ही खर्चा होता है, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होता। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट एक एक डॉक्यूमेंट जितनी फ़ीस है उतनी दे के अगर आप बनाते जाएँ तो आपका इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको ये भी बताता रहूँगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितने का बनता है और कहाँ से, और पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो वो हम अगली वीडियो किसी में डिस्कस करेंगे। बाकी इस इंटरव्यू के दिन आपको जब वो इंटरव्यू ले लेते हैं, फ़ीस वो कब लेते हैं, फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फ़ीस है वो उसी टाइम भी आपसे वो कह देते हैं कि आपको आपका इंटरव्यू पास हो गया है। आप चाहे तो फ़ीस अभी दे दें, चाहे आप 5-6 दिन बाद दे दें, 10 दिन का आपको टाइम देते हैं, 10 एक दिनों में आप दे दें। क्योंकि जब आप फ़ीस देते हैं तभी उन्होंने आपका वर्क परमिट अप्लाई करना होता है, तो वो चाहे आप उसी वक्त फ़ीस दे दें, वो आपका 2-4 दिन में वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं। अगर आप जितना लेट करेंगे, इंटरव्यू में पास होने के बाद 10 से 15 दिन आप लगाते हैं फ़ीस अरेंज करने में, तो फ़ीस अरेंज करने के बाद आपको 10-15 दिन बाद जब आप उनको फ़ीस देंगे तो वो फिर आपका जो है वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। तो फ़ीस की भी कुछ लोग टेंशन लेते हैं कि फ़ीस इतने ज़्यादा पैसे हम इकट्ठे कैसे देते हैं। इकट्ठे भी नहीं आपने पैसे देने होते। शुरू में जो उन्होंने लिखा हुआ है, जब आपका इंटरव्यू पास होता है आपने 600 यूरो प्लस 250 यूरो इनका सर्विस चार्ज, इन्होंने ये मिल के तकरीबन ये 850 जो बनता है, ये 850 यूरो आप दें। उसके बाद आपका वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा और वर्क परमिट अप्लाई होने के बाद आप इंतज़ार करें, महीने 2 महीने बाद वर्क परमिट जब आता है उसके बाद आपने फ़ाइल अपनी रेडी करनी होती है। तो आपको ये मैं बात बताता हूँ कि ओज़ो में आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं। तो ओज़ो में मैं आपको बताता हूँ आपको ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि आप बाहर एजेंट को भी जो है वो 20 से 25 हज़ार देते हैं, कुछ लोग 30 हज़ार भी दे के इधर आए हैं एजेंट लोगों के ज़रिए। मैंने काफ़ी सारे लोगों से मैं मिला हूँ, कोई लोग 40 हज़ार दिरहम दे के भी आए हैं इधर। तो आप इतनी ज़्यादा रकम भी दे के आए, फिर कुछ एजेंट, ये तो चलो एजेंट अच्छे थे लेके आगे लोगों को, अगर आप का एजेंट आपसे सही नहीं है, वो आपसे पैसे लेके आपका वीज़ा भी नहीं लगाता, तो वो आपके सारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो ये जो चांस है ये आपका एक किस्म का, बिल्कुल आपने अपने हाथों से सारा काम करना है। अगर आपको अच्छी नॉलेज हो तो आप लोग खुद सारा काम कर सकते हैं। तो नॉलेज आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपका कोई भी कमेंट होता है आप नीचे मुझे कमेंट किया करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाता रहा करूँ। बाकी इंटरव्यू की हम बात कर रहे थे, इंटरव्यू जब क्लियर हो जाता है फ़ीस भी आप दे देते हैं,
उसके बाद आप महीने 1.5 महीने बाद आपका वर्क परमिट वगैरह आ जाता है। और कुछ लोग जो पूछते हैं जी हमें स्टडी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेरी तो मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं है, या फिर मुझे कंपनी के पेपर चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह, ऐसा भी कोई पेपर नहीं चाहिए। कोई भी बंदा है, मैं कहता हूँ अगर आप चाहे वहाँ पे ड्राइवर का भी काम कर रहे हैं ना और आपके पास डिग्री नहीं है और आपके पास पेपर्स नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वीज़ा लगने के लिए चाहिए ही नहीं है। वीज़ा लगने के लिए मेन चीज़ चाहिए अप्रूवल लेटर, जो यहाँ से माल्टा से आइडेंटिटा देती है, वो दिलवाने में आपकी हेल्प करेगी ओज़ो। ओज़ो आपसे फ़ीस लेगी लेकिन बहुत कम फ़ीस लेते हैं, ये तो एजेंट के मुकाबले में तो आधी भी फ़ीस नहीं होती। और इसमें ये भी नहीं है कि कंपनी भाग गई, एजेंट भाग गया, सीधी कंपनी है। इससे हज़ारों लोग अभी तक आ चुके हैं। अभी लोगों को तो पता नहीं है, लोग समझते होंगे शायद ये नई कंपनी है तो 100-200 बंदा हो गया होगा, आया होगा, लेकिन इधर हज़ारों के हिसाब से बंदा ओज़ो में ऑलरेडी आ चुका है। मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं सब ओज़ो से आए हैं। और दूसरी बात यह है कि ओज़ो कंपनी बार बार क्यों जाती है, मैं आपको बताता हूँ। ओज़ो कंपनी इसीलिए जाती है क्योंकि यहाँ पे वो जो लोग जितनों को भी ले के आते हैं ना, उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आगे निकल जाते हैं किसी और कंट्रीज़ में, तो फिर इन्हें पीछे दोबारा बंदों की शॉर्टेज हो जाती है। तो वो फिर दोबारा से वो जो दुबई, कतर और अब तो सऊदी अरब में भी जा रही है, वहाँ से बंदे इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको बंदों की शॉर्टेज हो जाती है। और गर्मियाँ जब भी आती हैं इनको बंदे बहुत सारे चाहिए होते हैं। बहुत बड़ा इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए ये बंदे हायर करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ओज़ो एक सप्लाई कंपनी है, ये वहाँ से आपको बंदे लेके आती है। जितने भी बंदे दुबई से हर साल 200-400 जितना भी बंदा लेके आते हैं, ये इधर आके उनको बंदों को रखते हैं। ये खुद नहीं है, रिहाइश तो इन्होंने खुद देनी नहीं होती है, तो रिहाइश भी लोगों ने खुद लेनी होती है। वो रिहाइश वगैरह लेते हैं, लोग रहते हैं। उसके बाद ये लोग मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारे आपको जो है वो चाहिए, हाउस कीपिंग के बंदे चाहिए, लेबर के बंदे चाहिए, या आपको टेक्नीशियन चाहिए, जिस ड्राइवर चाहिए। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में ये करते हैं। और जब वो उनकी कंपनीज़ को जितने बंदे चाहिए होते हैं, ये ओज़ो वाले आपको उनके साथ कर देते हैं डायरेक्ट, आप उधर ही काम पे जाते हैं और सैलरी जो है वो आपको ओज़ो ही देती है। तो इसमें ज़ाहिर बात है थोड़ा सा फ़ायदा इनका भी होता है, आपका भी होता है। बाकी कुछ लोग कहते हैं जी ओज़ो में सैलरी बहुत कम है, 950 सैलरी लगाते हैं, सैलरी बहुत कम है, हम दुबई में 5,000 ले रहे हैं, 6,000 ले रहे हैं। तो ये बात तो ठीक है जी, ओज़ो वाकई में सैलरी कम लगाती है, लेकिन ऐसी बात है कि जब आप इधर आ जाते हैं ना, यूरोप का एक असूल है कि आपको यहाँ पे पर घंटे के पैसे मिलते हैं। 8 घंटे की सैलरी है वो तो आपको ओज़ो बता देती है, 950 सैलरी है, 950 सैलरी है। लेकिन 8 घंटे के बाद जो हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं और 8 घंटे के बाद भी जो आपके पास टाइम होता है, वो अगर आप उसी कंपनी में वहाँ पे ही जहाँ पे लगे हैं उधर ही ओवर टाइम करेंगे तो आपकी यही सैलरी 1800 तक भी जा सकती है, जो कि दुबई के 7-8 हज़ार दिरहम बनते हैं। तो और आस्ता आस्ता आपको मैं एक और अच्छी बात बताता हूँ कि ओज़ो में आने के बाद आप लोग 1 साल के बाद कंपनी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि दुबई में आपको पता है कि 6 महीने बाद कंपनी चेंज कर सकते हैं, इसी तरह ओज़ो में अगर आप इधर माल्टा में आ जाएँ, माल्टा का ये असूल है कि आप लोग साल बाद कंपनी चेंज कर सकते हैं। साल बाद क्या, 6 महीने बाद भी कंपनी चेंज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है आपको कब जॉब मिलती है। तो अब काफ़ी सारे लोग हैं वो तकरीबन यहाँ पे आते हैं, साल काम करते हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। मैंने भी 1 साल इधर ओज़ो के साथ काम किया। इसके बाद मैंने जॉब इधर उधर सर्च करना शुरू की, तो मुझे अब जिस चीज़ में मैं ओज़ो की तरफ से जॉब करता था थर्ड पार्टी की तरह, अब मैं उसी काम में किसी और होटल में लग गया हूँ, लेकिन मैं अब डायरेक्ट लग गया हूँ, ओज़ो को मैंने छोड़ दिया। तो इसी तरह काफ़ी सारे लोग शुरू में ओज़ो में आते हैं, अपना कैरियर जो है वो ओज़ो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन साल बाद या कुछ लोग 6 महीने बाद भी ओज़ो को छोड़ के उनको अगर किसी और कंपनी में जॉब अच्छी मिलती है तो वहाँ पे भी चले जाते हैं। ओज़ो में आपकी सैलरी होती है 950 स्टार्टिंग, लेकिन किसी और कंपनी में जब आप लग जाते हैं वहाँ पे आपकी तकरीबन 1500 स्टार्टिंग से सैलरी लगती है। ज़्यादातर लोगों की 1500 से स्टार्टिंग लगती है। तो अब आप खुद सोचें कि अगर आपकी 1500 स्टार्टिंग सैलरी है तो आप लोग ओवर टाइम वगैरह करके या फिर पार्ट टाइम कहीं पे, और पार्ट टाइम की मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। पार्ट टाइम मतलब काम के अलावा किसी और जगह पे भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह पैसे बनाने वाले जो लोग हैं, जो मतलब मेहनत करना जानते हैं, वो यहाँ पे यूरोप के असली पैसे वो लोग यहाँ पे आके माल्टा में कमा सकते हैं। बाकी ये मैंने इंटरव्यू वगैरह के बारे में बताना था। अब जो लोग कहते हैं जी हमें इंटरव्यू हमने दे दिया या फिर हमारा आगे प्रोसेस चल पड़ा है तो फ़ीस के बारे में बता दें, फ़ीस की डिटेल वीडियो बता देंगे, शुरू से लेके एंड तक कितनी फ़ीस लगती है, यानी कि हमें पता हो कि हमारे पैसे कितने लग जाएंगे। तो ये फ़ीस वाला जो काम है ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मुझे एक एक पेपर जो है वो आपको उसकी फ़ीस बतानी पड़ेगी और टोटल ख़र्चा बताना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पूरी की पूरी फ़ीस शुरू से लेके एंड तक कितनी लगती है, और एक एक डॉक्यूमेंट का मैं आपको बताऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट आपने कहाँ से बनवाना होता है। बहुत ईजी है, आप लोग अप्लाई करें, कोशिश करें, अगर आपका काम हो जाए तो आप लोग भी यहाँ पे आके आगे भी जा सकते हैं इधर, और इधर भी माल्टा में रह के
फ्यूचर में आप यहाँ का कार्ड भी ले सकते हैं और फैमिली को भी इजीली बुला सकते हैं। बाकी सेम है दुबई की तरह, यहाँ से भी आप 6 महीने बाद भी छुट्टी जा सकते हैं, साल बाद भी छुट्टी जा सकते हैं, साल बाद आप 2 महीने भी रह के आ सकते हैं, महीना भी रह के आ सकते हैं। तो सेम आप दुबई से जैसे जाते हैं आप यहाँ से माल्टा से भी पाकिस्तान छुट्टी आ जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हैं इधर, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको किसी अगली वीडियो में बताऊँगा। माल्टा की अच्छी और जो बुरी चीज़ें हैं इन दोनों में फ़र्क मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको फ़ीस के रिलेटेड बताऊँगा। तो मिलते हैं, चले आगे आने वाली एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।